2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। थैंक यू जी। जनाब हमाद अजहर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। और मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन को कि यहां बैठ के आज मेरी तकरीर सुने। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर झूठ अपना बेनकाब करना चाहते हो तो कायदे हिस्से इख्तिलाफ मेरी तकरीर सुन के जाओ। प्लीज बैठ। अगर हिम्मत है तो बैठो और मेरी तकरीर सुन के जाओ। और वो चले गए। और वो बैठा हुआ है बिलावल साहब, बैठा हुआ है हमाद बिलावल साहब बैठा हुआ है। मैडम आप बैठ जाए, उसको बात कर। जनाब स्पीकर बात कर ले भी। आप लोग बैठ जाए। मैं जवाब देता हूँ अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज। मैं जवाब देता हूँ। अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज, बात कर ले। जनाब स्पीकर, हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला, और ये नाबालिग लेक्चर जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया, उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है, उन्होंने हमें बताया कि ये मुल्क कैसे चलाना है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। मेरे जनाब स्पीकर जी आप प्लीज अपना आप तशरीफ रखें प्लीज। जनाब स्पीकर, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि मैं तुमको जूता मारूंगा, और इसने आज तक इसने माफी नहीं मांगी। ये वही शख्स है। ये बजट तक इसको किसी किस्म की रिलीफ देने की जरूरत नहीं। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पपेट्स। Do they want a government of convicts? Do they want a government in which the people are known not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? हमें लोगों ने मुंतखब किया है 22 साल की इमरान खान की जिद्दोजहद के बाद। हम कोई 10% 20% की बुनियाद पे यहाँ नहीं आए। हम कोई चंद जागीरदारों को डरा धमका के उनको पैसे दे के यहाँ पे नहीं पहुंचे, और हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो जांबाज कारकुन हैं, और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में, जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं आज उसका जवाब दूंगा। इनमें हिम्मत नहीं है सुनने की। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने डाइस है, इस पे एक साबिक वजीर आज़म ने खड़ा होकर कहा था कि मैं जूता मारूंगा, और आज तक माजरत नहीं की। ये जो खड़ा है ऐवान, ये जो यहाँ पे ये जो कायदे हिस्से इख्तिलाफ की सीट है, यहाँ पे खड़ा होके एक शख्स ने शीरी मज़ारी को के ऊपर जो कलमात कहे थे, वो भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्हीं डेस्कों से जो आवाज़ें आती हैं, वो भी आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। उससे बुरी आवाज़ें हमने कभी किसी गली कूचे में नहीं सुनी जो पीपल्स पार्टी के उन डेस्कों से आती हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो आज हमें लेक्चर दे रहे थे कि ये मुल्क कैसे चलाना है, यहीं से आवाज़ आई और पंजाब को गाली दी गई और कहा गया कि पूरे पंजाब का कल्चर है गाली देना। इन्हीं डेस्कों से आवाज़ आई। मैं भी पंजाब की मिट्टी का एक बेटा हूँ। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं है, पंजाब का कल्चर हरगिज़ गाली देना नहीं है। और जो शख्स ये कहेगा वो पंजाब की तहजीब को, पंजाब की तारीख को, पंजाब की सकाफत को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की तारीख को मसख कर रहा है। और मैं आपसे कहूँगा, आप इस वक्त प्रिविलेज मोशन मूव करें और उस शख्स को कटहरे में खड़ा करें जिसने एक पूरे सूबे की इस तरह बेहुरमती की है। जनाब स्पीकर, क्योंकि वो तो चले गए हैं, उन्होंने महंगाई पे बड़ा तज़किरा किया और इकोनॉमिक ग्रोथ पे कि ये 4% ग्रोथ कहाँ से आ गई।
इस पे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैंने डेटा निकाला। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तो मैंने डेटा निकाला। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अपनी सीटों पे तशरीफ रख ले प्लीज, अपनी सीटों पे तशरीफ रख ले प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, मैंने डेटा निकाला कि आखिर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को 4% ग्रोथ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो पता लगा कि इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। फिर महंगाई की शरह पे बड़ी बात हुई, तो मैंने देखा कि ये महंगाई की शरह के ऊपर बात कर रहे हैं। इस वक्त 8.5% के करीब औसतन महंगाई की शरह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के दौर में, इनकी जमात के दौर में, ये तो उस वक्त इतने शायद अभी बच्चे होंगे, 21% पहले साल में महंगाई, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की बुलंद तरीन सतह। दूसरे साल में 11.7%, तीसरे साल में 13.7% और फिर 11% महंगाई। इस वक्त 8.5% महंगाई की शरह है। कीमतें बढ़ने की मैं रफ्तार की बात कर रहा हूँ, तो शायद ये है। फिर इन्होंने BISP का जिक्र किया कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बड़ा ज़बरदस्त। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा, आपकी चेयरपर्सन, BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है? जनाब स्पीकर, क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें जब हम आए तो हमने देखा कि लाखों लोग ऐसे थे जो साहिब हैसियत थे और उनको सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर ये वजीफे लगाए जा रहे थे? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें से हजारों सरकारी अफसरों को निकाला गया जिन्होंने अपने नाम डाले गए थे? क्या ये 8 लाख बंदों को निकाला गया? क्या ये वही नहीं है प्रोग्राम जो इनके दौर में चल रहा था, जिसमें सिर्फ 30-35 लाख लोग थे और हमने पिछले साल 1.60 करोड़ घरानों को एहसास प्रोग्राम के जरिए इसकी मदद पहुंचाई है। पॉवर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स की बात हुई और अपनी ही बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। कहते पॉवर्टी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, कोई फिगर नहीं दी, कोई डेटा नहीं दिया, क्योंकि सर्वे तो हुआ नहीं 2016-17 से। उसके बाद खुद ही एक इदारा है, कोई उसका नाम लिया और कहा कि इस इदारे के मुताबिक 3 सूबों में पिछले 2 साल में गुर्बत की शरह जो है उसमें कमी आई है। यानी एक तरफ कहते रहे कि करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और दूसरी जगह किसी और एक सर्वे का जिक्र कर दिया और कहा कि देखो ये 3 सूबों में पिछले 2 साल में कमी आई और एक में नहीं आई। और वो आपने भी सुना कि उसकी किस तरह की इन्होंने आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें की। जनाब स्पीकर, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमने इस साल सैलरीज में 10% इजाफा किया है और महंगाई की औसतन शरह मैंने आपको बताई कि वो 8.5% है। ये अपने दौर में ज़्यादा इजाफा ज़रूर करते थे क्योंकि साथ साथ ये भर्तियाँ भी करा रहे थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में और सारा कुछ, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए इजाफा करते थे क्योंकि इनके दौर में महंगाई की शरह ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया कि 21% से लेकर 14% तक महंगाई की शरह इनके दौर में रही, इसलिए इनको ज़्यादा इजाफा करना पड़ता था। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ज़्यादा इजाफा करते थे, ये कोई बड़ा तीर नहीं मारते थे। और जितनी इनके दौर में महंगाई में इजाफा हुआ है उतनी इन्होंने आमदन में इजाफा नहीं किया लोगों की। टैक्सेस के ऊपर बात हुई कि जी आपने टैक्सेस जो हैं वो 20% तो ग्रो कर लिए हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? इनके दौर में टैक्स टू GDP रेशियो 5 साल के अंदर नीचे गया था। जब ये आए थे तो जितना रेशियो था उससे 5 साल में नीचे गया था। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि फाटा में और AJK में आपने कोई टैक्सेस लगा दिए हैं। शायद इन्होंने बजट नहीं पढ़ा, बजट पढ़ के मुझे दिखाएं कि कौन से टैक्सेस फाटा और AJK में लगाए हैं इस बजट में हमने। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर इन्होंने ये कहा कि पेट्रोल जो है आपने बहुत महंगा कर दिया है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत में जब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया होता तो फिर ऐसे ही स्टेटमेंट्स आती हैं, क्योंकि ये जो मुस्तकिल लोग होते हैं ना, जिन्होंने मुस्तकिल सिर्फ बातें की होती हैं या अपने बाप दादा के सर के ऊपर वो आ जाते हैं या किसी की करके आ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तेल दुनिया का सबसे सस्ता तेल है, दुनिया का सबसे सस्ता तेल है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमारा पेट्रोल और डीजल इस वक्त PDL की शरह जो है वो 2 रुपये पे पहुंच चुकी है। ये 25 रुपये पे होती थी एक टाइम के ऊपर। 17% इस वक्त सेल्स टैक्स है। जब मुस्लिम लीग नून के दौर में कीमत नीचे जाती थी ये सेल्स टैक्स को 56% तक भी ले गए थे। हमने 17% से नहीं बढ़ाया, हमने सारा पास ऑन किया। तो बजाय कि इस चीज़ का हमें वो क्रेडिट देते तो वो चले गए। इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हलके में जाते हैं? हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई, अल्लाह का शुक्र है।
हमारे हलकों में अल्लाह का फजल है, हम HIV और एड्स से महफूज हैं। हमारे हलकों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोंजो दाड़ो में 3000 साल पहले आसारे कदीमा होते हैं, वैसे जाओ तो हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े मज़ार भी बने हुए हैं और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। ऐसे अल्लाह का शुक्र है हमारे हलकों में हालात नहीं है, हमें बड़ा प्यार मिलता है। कराची के MNAs के साथ जिस हकारत से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो सज़ा एक पॉलिसी के तहत सिंध के शहरों को दी जा रही है वो आज इनके अल्फाज में नज़र आई, वो हकारत, वो नफ़रत नज़र आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनकलाब और सियासी तब्दीली कराची में आई है, इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में वो सिंध के दही इलाकों में भी आएगी। ये चंद जागीरदार जिनके सर पे आप अभी भी सिंध की हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका के और लालच दे के कुछ को, ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और आजकल एक नई तशरीह भी निकली हुई है। कहते हैं कि जी किसी जगह पे मैंने देखा इन दोनों पार्टियों के लोग बैठ के कहते हैं कि ठीक है थोड़ी करप्शन होती है, काम शाम भी निकलता रहता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती, अगर करप्शन के सिर पे होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो, फिर आपको नजर आएगा कि कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया गया, उनके मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया गया जब हुक्मरान जो आते हैं वो करप्ट होते हैं। और उसकी आज जिंदा मिसाल करप्ट जो सिंध है। सिंध की हालत देख के ये डिबेट दफन हो जानी चाहिए कि करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की जिंदगियों से। लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं आज उसके अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध की हुकूमत जो है वो कोई बाहर से बैठा है, कोई याकूब मेमन के कौन है वो कर रहा है, यूनुस मेमन कर रहा है, और सिंध में कोई निज़ाम नहीं है। ये तो हम सबको पता है, हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है स्पीकर साहब, और ये जो लोग बैठे हैं सिंध से आए हैं इनको भी पता है जो चले गए हैं। जनाब स्पीकर, स्टील मिल की बात की गई तो मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि 1990 में जब आप आए थे तो सलमान फारूकी का स्कैंडल था, जिसके बाद पैसे भी वापस दिए गए प्ली बारगेन में। 2008 में जब आप आए तो रियाज लालजी का स्कैंडल था, और अरबों रुपए मुनाफे वाली स्टील मिल जिसके अकाउंट में 7 अरब रुपए पड़े थे, जब आप चले गए थे तो वो अरबों रुपए के खसारे में थी और अकाउंट में एक पैसा नहीं था। और इन्होंने कहा तुमने स्टील मिल बंद कर दी है। स्टील मिल हमने नहीं बंद की, स्टील मिल मुस्लिम लीग नून ने 2015 में बंद की थी। अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि DAP की कीमत बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल महंगी हुई है, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि खुद कभी जिम्मेदारी नहीं की, कि DAP पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा इंपोर्ट होता है। ये पाकिस्तान नहीं बनाता, और सारी दुनिया में इस वक्त उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। ये एक कमोडिटी है जिसका बाकायदा एक इंडेक्स निकलता है और इसकी फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है। ये रेट ना हुकूमत पाकिस्तान तय करती है ना हमारा प्राइवेट सेक्टर तय करता है। ये सारा जो DAP है अक्सर ही 70% से ज़्यादा ये इम्पोर्ट होता है पाकिस्तान में, और इसकी कीमत जो है उसका तयन इंटरनेशनल फोर्सेस करती है। यूरिया की जो कीमत है, यूरिया हमारे मुल्क में बनता है, जितनी सब्सिडी पहले जा रही थी उतनी ही जा रही है, बल्कि जब हम आए थे तो 2000 रुपये के करीब था, अब कोई 1750 के करीब है उसकी बोरी। ट्यूबवेल्स के ऊपर इन्होंने बात की कि आपने बहुत महंगा कर दिया है। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके ऊपर हम बहुत बहस कर चुके हैं कि किस तरह जो महंगे मुआहदे थे उनकी वजह से हुआ। आज भी जो सबसे सस्ता रेट है हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर वो 2 कैटेगरीज का है। एक हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर हैं जो 0 से 300 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, और दूसरा ट्यूबवेल्स हैं जिनका रेट कोई 9-10 रुपए के करीब है, और लाइफलाइन कंज्यूमर्स का कोई 8 रुपए के करीब यूनिट का रेट है। और जितने बाकी कंज्यूमर हैं पाकिस्तान के, चाहे वो सनत हो जिसका 20 रुपए के करीब रेट है यूनिट का, चाहे वो कमर्शियल हो जिसका 20 से ज़्यादा है, या वो रेजिडेंशियल हो जो 15-16 के करीब है, ये सब सब्सिडाइज करते हैं हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर्स को जो हमारा छोटा सारिफ है, और किसान को जो ट्यूबवेल्स है उनका रेट इस वक्त हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर में अभी भी सबसे कम है। गंदम के ऊपर बात हुई, क्योंकि इस चीज़ से मैं खुद डील करता रहा हूं जब मैं इंडस्ट्री में था, कि इन्होंने कहा कि जी हमने 1800 रुपये मन रेट करके बड़ा किया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं, पूरा पिछला साल हर नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी में मैं खुद
उस वक्त के वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब के साथ बैठ के चीफ सेक्रेटरी सिंध को हर पीर को कहता था कि अपने गंदम खुदारा अपने गंदम के स्टॉक्स को रिलीज़ करो मार्केट में। जुलाई से मैंने ये कहना शुरू किया कि रिलीज़ करो वरना सिंध में कीमत ऊपर चली जाएगी आटे की, और वही हुआ। उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, मैं समझता हूँ जानबूझ के रिलीज़ नहीं किया, और उसका नतीजा ये निकला कि अक्टूबर से ऑनवर्ड्स सिंध में आटा बाकी सारे पाकिस्तान से 200 रुपये महंगा हो गया। सिंध में आज भी आप चेक कर लें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा, सिर्फ आटा ही नहीं, आपको बाकी सारी अक्सर कमोडिटीज़ की कीमतें जो हैं बाकी सारे पाकिस्तान से ज़्यादा नज़र आएंगी। ना सिर्फ ये, आपको एक और चीज़ नज़र आएगी कि जो डीसी नोटिफाइड रेट है और मार्केट रेट है उसमें जो फ़र्क होता है वो चारों सूबों की बनिस्बत सिंध में सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा। जनाब स्पीकर, जो इन्होंने कहा कि जी सिंध की पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, सिंध का लोएस्ट, और ख़ुद ही फिर उन्होंने कह दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वजह यह है कि सिंध का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो सोशल और हेल्थ के अंदर, वो शायद सबसे कम है। इन्होंने जो जब ये तकरीर करते थे तो बीच में कभी बोलते थे अंग्रेज़ी में कभी उर्दू में, पता लग जाता था कि कौन सी बात किसको अंग्रेज़ी में समझानी है किसको उर्दू में। इन्होंने एक बात की कि हम अफ़गानिस्तान में बेसिस किसी को नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात इन्होंने अंग्रेज़ी में नहीं की, ये इन्होंने उर्दू में की है, ये इन्होंने उर्दू में की है बात। ये वो पार्टी है जो कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ हम मुजम्मत करी जाएंगे, और तुम तो अमेरिका को कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ हम मुजम्मत करी जाएंगे, लोग मरते हैं तो मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। और आज यहाँ आके इनको वो ये वाला जो सेक्शन था ना कि हम अपना अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बनेंगे, सारा कुछ करेंगे, इस लिबरल जमात ने के जो कायद थे उन्होंने ये वाला हिस्सा अंग्रेजी में नहीं कहा, ये वाला उन्होंने उर्दू में ही कहा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैं अब आता हूँ, क्योंकि IMF के ऊपर इन्होंने बात की कि ये IMF के आगे, IMF की गुलामी और IMF के आगे भीख मांगना। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मुल्क की तारीख में जो जमात सबसे ज़्यादा IMF के पास गई है, ना वो मुस्लिम लीग नून है, ना वो मुस्लिम लीग काफ है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो JUIF है, ना वो कोई और जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा IMF के पास गई। ये एक हकाइक है, और आज अपनी तकरीर बनाने के लिए ये क्या बातें कर गए। अब मैं, ये तो इनका प्रोपोगेंडा था जिसका मेरा जवाब देना मेरा फ़र्ज़ था। मैं अब अपनी बजट स्पीच की तरफ आता हूँ। जनाब स्पीकर, ये हमारा तीसरा बजट है, और जब मैंने पहला बजट यहाँ पेश किया था उसी में मैंने कहा था कि हम पहले 2 साल स्टेबलाइजेशन के दौर से गुजरेंगे और उसके बाद हम ग्रोथ के फेज़ में दाखिल होएंगे। यानी कि जो मुल्क हमें मिला था, दिवालिये के करीब था, उसको बचाने के लिए, उसकी मईशत को इस्तेहकाम दिलाने के लिए हमें 2 साल सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तीसरे साल हम ग्रोथ फेज़ में, जहाँ यानी कि माशी तरक्की की रफ्तार जहाँ तेज़ होती है वहाँ चले जाएंगे। और मुझे फ़ख्र है स्पीकर साहब कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कहने वाला हूँ कि 2.5 साल पहले शायद आपने भी ये सोचा नहीं होएगा कि मैं उस वक्त जो मुल्क था कि आपके ज़खायर कम हो चुके थे, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ आपको डाउनग्रेड कर चुकी थीं, आपके पास किसी किस्म का इंपोर्ट कवर नहीं था, 28 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी साल की, तो आज मैं आपको बैठ के यहाँ पे 2.5 साल बाद ये कह रहा हूँगा कि जनाब स्पीकर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स 6 साल की आज बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ये, बल्कि जब हम आए तो 9 अरब डॉलर के ज़खायर थे जो आज 16 अरब डॉलर के हैं। वो 9 अरब डॉलर के ज़खायर जो थे वो भी कर्जे पे, यानी शॉर्ट टर्म स्वॉप्स पे मुश्तमिल थे। हमने उन स्वॉप्स को भी क्लियर कर लिया है। जनाब स्पीकर, हमने डेट सर्विसिंग की हाईएस्ट मिकदार हासिल की, यानी कि हमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा वापस करना पड़ रहा है, बैरूनी कर्जा 10 से 12 अरब डॉलर साल का, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और सूद भी शामिल है। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ कि हमने ये वापस किया, बल्कि इस साल 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे में इजाफा होएगा, जो पाकिस्तान की पिछले 6 साल की तारीख में सबसे कम इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, मैंने उस वक्त आपको कहा था कि करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है और इसको हमने ठीक करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 4% पे ग्रो भी कर रहे हैं और हम $800 मिलियन करंट अकाउंट के सरप्लस में हैं।
जनाब स्पीकर, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि हमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया है, बल्कि फोर्ब्स मैगजीन और जेपी मॉर्गन मैगजीन जो है, जो जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल बैंक है, वो आज इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की वजह से हमें बेहतरीन यहाँ पे इकोनॉमिक फोरकास्ट मिल रहा है। जनाब स्पीकर, इसी सारे स्टेबलाइजेशन के सफ़र के दौरान, इसी सारे माशी इस्लाहात के सफ़र के दौरान हम पे कोविड की आफत आई। और ये जो लोग आजकल टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके अंग्रेज़ी बोलते हैं, ये उस वक्त भी अंग्रेज़ी बोलते थे और कहते थे कि ये फ़लानी स्टडी आई है, ये फ़लानी स्टडी आई है, इन पे काट दो, FIR काट दो इनके ऊपर। हाँ, ये कहा गया कि सब कुछ बंद कर दो, ये तो लोगों का कत्लेआम करने लगे हैं। हमने उस वक्त भी कहा, और मैं इसी जगह पर खड़े होकर आपके सामने अर्ज़ की थी कि हम डेटा के ऊपर फैसला करेंगे, हम आपके नारों पे फैसला नहीं करेंगे। ये लोग अफरा तफरी के उम्मीदवार थे और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त कहा कि हमने सिर्फ ज़िंदगियाँ नहीं बल्कि रोज़गार भी बचाना है, मईशत भी बचानी है। और आज सारी दुनिया, अमेरिका से ले के बरतानिया तक, आज हमारे इस फैसले की पज़ेराई की जा रही है कि दुनिया में अगर कोई रोल मॉडल है कि किस तरह कोविड पेंडेमिक से निकले हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। जनाब स्पीकर, हमने बहुत कुछ किया कोविड के दौरान। हमने 35 लाख कारोबारों के बिजली के बिल माफ़ किए, हमने इंडस्ट्री के दर्जनों पैकेजेस दिए, हमने उनके कर्ज़ों को आगे किया, सस्ते कर्ज़ों का इजरा किया, हमने बिल्स को, घरानों के ऊपर बिल्स को हमने डिफ़र किया, और सही वक्त पे हमने अपनी सनत को दोबारा खोला, जिसकी वजह से आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जहां हमारा हमसाया मुल्क 7-8% दूसरे साल में नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, तो हम 4% पॉजिटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस साल हम ग्रो जो करेंगे वो